चलो, हमने बात किया था दो टाइप के क्लीवेज के बारे में, जिसको हम लोग बॉन्ड फिजन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर दो लोगों के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना मैंने क्या बोला था, अगर कभी भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो तो उसको बोलते हैं होमोलिसिस। होमो का मतलब ही होता है सेम। और अगर कभी भी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले जाता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोलिसिस। और उस कंडीशन में यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनता है और कार्बन पे फ्री रेडिकल। तीन कंडीशन हमने बताई थी, एक कार्बन फ्री रेडिकल, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे कार्बन पे प्लस चार्ज तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्ब अनायन। कार्ब अनायन, ठीक है। अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो कार्ब अनायन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्ब अनायन। मैंने आपको बताया था यहां पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब आएगा तो इसको हेट्रोलिसिस बोलेंगे ना, बताया था। कार्बन पे कोई एटम है और एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किससे ज्यादा है? कार्बन से ज्यादा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के खींच लेता है। कौन खींच लेता है? एटम खींच लेता है। तो कार्बन पे प्लस चार्ज होगा और प्लस एटम पे क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। लेकिन अगर हम लोग कार्बन और एटम की बात करते हैं तो अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, इन केस, ठीक है, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो क्या करेगा? एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जब एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे माइनस चार्ज और यहाँ पर क्या होगा? ए पेयर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे माइनस का मतलब कार्ब अनायन, कार्ब अनायन, ठीक है। ये दो केस जो होते हैं वो हेट्रोलाइसिस के होते हैं। किसके होते हैं? हेट्रोलिसिस के होते हैं। हेट्रोलिसिस, हेट्रोलाइसिस, ठीक है। और अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम खींचता है तो हेट्रोलिसिस, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों एटम्स तो उसे क्या बोलते हैं? होमोलिसिस। अगर एक खींचता है तो? वही तो बोल रहा हूं, अगर एक खींचेगा तो कार्बन पे या तो प्लस आएगा तो माइनस आएगा, तो उसको हेट्रो बोलेंगे। अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम खींच रहा है तो उसको हेट्रो बोलते हैं। और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको होमो बोलेंगे, होमोलिसिस। जैसे ये, ठीक है। आगे चलते हैं, और कहां तक हुआ था? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको फंक्शनल ग्रुप अभी तक क्लियर नहीं हुआ? कितने लोग हैं? बाकी सबको हो गया? सबको हो गया है कंठस्थ। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे यहां पर एक कंपाउंड है, मान लेते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर आप देखोगे तो ये कैसा कंपाउंड है? मतलब हाँ, एलिफेटिक तो है ही, मतलब sp3 है। उसके बाद इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 होता है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अब यहां पर क्या होगा? μ = 0। अब देखो, जैसे
यहां पर एक H हटा करके अगर मैं एक Cl लगा दूं, CH3 CH2 Cl, भाई एक H हटाया और एक Cl लगा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, ये Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर डेल माइनस, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं। यहां पर एक कार्बन को और बना देते हैं, अब यहां पर होगा क्या कि जब क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम होता है कि वो अपने सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है, मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसकी तरफ, Cl की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं। वो देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थोड़े से डिस्प्लेस हो रहे हैं। जैसे मैं किसी कहूँ कि कोई बोले कि मुझे इतना पैसा चाहिए, हाँ इतना पैसा चाहिए, तो मान लो मैं इनसे बोलूं या ये मुझसे बोलें, सपोज दैट, तो मैं हाँ ठीक है ले लो, लेकिन मैं दे नहीं रहा हूं, बस ऐसे ले लो, तुम्हारा ही तो है, ले लो। वही है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, देगा फिर ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन थोड़े से डिस्प्लेस हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर से यहां पर जा रहे हैं तो क्या होगा, डेल प्लस। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, अगर यहां पर डेल प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल डेल प्लस। डबल डेल प्लस क्यों आया, क्योंकि यहां पर जो प्लस चार्ज होगा वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, ये जो प्लस चार्ज है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, तो यहां पर डबल डेल प्लस आ जाएगा। अब ये डबल डेल प्लस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां पर क्या होगा, ट्रिपल डेल प्लस। हाँ ये समझ लो कि जितना डेल बढ़ता जा रहा है, मेरी बात ध्यान सुनो, जितना डेल प्लस, डबल डेल, ट्रिपल डेल, मतलब डेल बढ़ेगा समझ लो उतना चार्ज कम होता जा रहा है। तो मैंने ये बोला कि यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कनेक्टेड है कार्बन से, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो यहां पर डेल माइनस, यहां पर डेल प्लस। जैसे मैंने बोला कि अगर कहीं पे कोई इंसिडेंस हुआ है तो वहां के लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, जैसे आप दूर जाते जाओगे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, मतलब यहां पर जो चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा होगा ना। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे कार्बन पे जो पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट है वो कम होता जाएगा, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। जो डेल प्लस आप डेल माइनस दिख रहे हो, कंप्लीट चार्ज नहीं, पार्शियल चार्ज। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो क्या होगा, अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन less electronegative element to more electronegative।
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसके अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि यहां पर क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। अच्छा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। दूसरी बात यहां पर क्या होगा कि इसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है ये? परमानेंट इफेक्ट। कैसे? भाई क्लोरीन यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्लोरीन पर एक बार अगर चार्ज डेवलप हुआ तो फिर वो चार्ज तो रहेगा, मतलब कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, तो वो चार्ज एज इट इज बना रहेगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमानेंट इफेक्ट। दूसरी बात यहां पर हम लोग अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं थर्ड कार्बन एटम के बाद। ठीक है, नेग्लेक्ट आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। अच्छा, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल सिग्मा ही होता है ना, सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट। सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट। ठीक है, ठीक है, नोट करिए। कार्बन पे, कार्बन पे बोलूं? इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट है। हाँ, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं इसको, डाइपोल मूवमेंट। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि डाइपोल मूवमेंट नहीं नहीं, सिमिलर एटम के बीच में क्या होता है कि जीरो होता है। ठीक है, सिमिलर अगर है तो जीरो होगा। हाँ, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर होगा। डाइपोल मोमेंट म्यूज जीरो नहीं होगा, समथिंग इसकी वैल्यू होगी बट जीरो नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहला इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट कार्बन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, ध्यान देना। अगर पूछा रहा है कि इन तीनों कार्बन में से किस पर ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, तो जो क्लोरीन के सबसे पास में है। आप खड़े हो जाइए। क्या बताया गया? लग रहा था, लग ही रहा था। मैंने क्या बोला अभी? मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि क्लोरीन के पास में जो कार्बन है, जिस कार्बन से क्लोरीन कनेक्टेड है, उस कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, ये कहने का मतलब। और जैसे जैसे हम क्लोरीन से दूर जाते जाएंगे उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा। मतलब पहले वाले कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे वाले कार्बन का, उसके बाद तीसरे वाले कार्बन का।
सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, डेल प्लस डेल माइनस, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। उसके बाद क्या होगा, परमानेंट इफेक्ट, नेग्लेक्ट कर सकते हैं थर्ड कार्बन एटम के बाद, जीरो हो जाएगा, अप्रॉक्स जीरो हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट होता है यहाँ पर, पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ना तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके इंडक्टिव इफेक्ट के। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एक को बोलते हैं प्लस आई, दूसरे को माइनस आई। शायद मैंने माइनस आई सीरीज आपको लर्न कराई होगी ना, अगर आपको याद होगा तो। प्लस वाली भी सीरीज ये मतलब माइनस हो गया। एक बार फिर से नोट करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, उतना नहीं दिया जितना मैं बताऊंगा आपको, उतना दिया नहीं है आपके सिलेबस में, मतलब दिया बहुत थोड़ा है, 3 4 5 दिए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ पूरा, ठीक है। अब जेई नीट में तो पूरा बताया ही जाता है, बट यहाँ पे आपने नहीं दिया है तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टू टाइप के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, एक को बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक को पॉजिटिव। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को माइनस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आई, और इसको क्या बोलते हैं, प्लस आई। इसको माइनस आई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्लस आई। अच्छा, माइनस आई क्या होता है, कोई भी ऐसा ग्रुप जो कार्बन की चेन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है उसको हम लोग माइनस आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, माइनस आई ग्रुप। मतलब ऐसा ग्रुप जो कार्बन की चेन पे प्लस चार्ज डेवलप करे। जब हम कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो कार्बन की चेन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो कौन खींचता है, माइनस आई ग्रुप। जैसे मान लो यहाँ पर ये कार्बन की चेन है और यहाँ पर हमने कोई माइनस आई ग्रुप लगा दिया, तो कार्बन की चेन पे कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। कैसा चार्ज, प्लस चार्ज जनरेट होगा ना। ग्रुप विच डेवलप पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन चेन, जो कार्बन की चेन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दे उसे क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप। अब अगर हम लोग प्लस आई ग्रुप की बात करते हैं तो प्लस आई ग्रुप में क्या होगा, प्लस आई ग्रुप में क्या हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन की चेन था और यहां पर हमने क्या लगा दिया, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन चेन में क्या होगा, माइनस चार्ज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, होगा ना। नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन चेन is called plus I group।
and this effect is known as plus I effect, and this effect is called, क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, is called minus I group, and this effect is called minus I effect। इसको नोट करिए, फिर आपको बताते हैं कि माइनस आई सीरीज में कौन कौन होते हैं और प्लस आई में कौन कौन होते हैं। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग क्लोरीन से दूर जाते चले जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहता है। क्लोरीन से कनेक्टेड कार्बन जो होगा वो ज्यादा इफेक्टेड होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई इंसिडेंस कहीं पे हुआ है तो वहां के लोग उसके बारे में ज्यादा बताएंगे आपको। वहां से अगर आप दूर चले जाओगे तो वहां के लोगों को नहीं मालूम होगा कि वहां पर क्या हुआ था। हम लोग विले पार्ले में, यहाँ आसपास चीजें जितना हमको पता होगा किसी दूसरे को नहीं पता होगा। एक मुंबई सेंट्रल से आ रहा है या एक मलाड से आ रहा है, चलो, तो उसको नहीं मालूम चलेगा जितना हमें मालूम होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमको पता है। तो जो क्लोरीन से कनेक्टेड होगा उस पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा काम करेगा, ये कहने का मतलब है। अभी देखो, सुना मैंने क्या बोला? अरे समझा क्या रही थी? मैंने समझा, उसको समझा। आपने जो बोला, बोलो क्या बोला? कि जैसे हम क्लोरीन से दूर जाते हैं तो इफेक्ट बढ़ता है। इफेक्ट बढ़ता है या कम होता रहता है? और कौन सा था? और ये परमानेंट। हाँ, परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि क्लोरीन पे एक बार चार्ज अगर जनरेट हो गया तो फिर वो चार्ज जाएगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो चार्ज बना रहेगा, वो चार्ज हट नहीं सकता जब तक उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना आ जाए। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पर डेल माइनस चार्ज बना रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं परमानेंट। हाँ, माइनस आई सीरीज है, माइनस आई सीरीज। यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, CH3 CH2 CH2 एंड Cl। और Br और I दे रखा है, CH3 CH2 CH2 और I। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट what type of inductive effect expected to operate in these molecules। एक तो पहला ये था कि कौन से टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, दूसरा सबसे हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट कहां पर लगेगा। चलो, अब ये क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से देखो, फिर बताओ।
इफेक्ट होगा, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। देखो पूछ रहा है कि CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 I। इसमें पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। भाई सिंपल सी बात है, क्लोरीन क्या होता है, माइनस आई ग्रुप होता है ना, तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, कार्बन की चेन पे प्लस चार्ज डेवलप करता है। क्लोरीन माइनस आई है, उसके साथ ही साथ ब्रोमीन भी माइनस आई है, और आयोडीन भी क्या है, माइनस आई है। तो ये सभी क्या करेंगे, कार्बन की चेन पे क्या करते हैं, प्लस चार्ज डेवलप करते हैं। तो कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद ये तो पहला हो गया, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हाईएस्ट इंडक्टिव बोल रहा है। अच्छा किसका माइनस आई पावर ज्यादा होता है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का, फादर कलेक्टर, सर पीछे से क्या फादर कलेक्टर। सर पीछे से क्या क्लोरीन पीछे से क्या, किस मतलब समझा नहीं। ये ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है ना। अरे वही तो बता रहा हूं, क्लोरीन है। हमने जो आपको माइनस आई सीरीज लिखवाई है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, माइनस आई पावर का, माइनस आई पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने आपको नोट करवाया है। तो फ्लोरीन का सब, इन चारों हेलोजेंस में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl। अगर हम लोग माइनस आई पावर की बात करते हैं, माइनस आई पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br। और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 I। ठीक है, CH3 CH2 CH2 I। सर नेगेटिव इफेक्ट कैसे हुआ, हाँ, माइनस आई इफेक्ट कैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है ना। तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, कार्बन की चेन पे प्लस चार्ज डेवलप करता है, भाई इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो माइनस आई नहीं होगा। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द, जैसे यहां पर दे रखा है CH3 CH Cl2, CH3 CH और Cl2 दे रखा है, और एक दे रखा है CH3 CH2 एंड Cl, CH3 CH2 Cl। ठीक है, आपको बताना है कि इन दोनों में माइनस आई पावर किस में ज्यादा लग रहा है। सेकंड पर बताओ। ज्यादा लग रहा है। देखो इसमें क्या है कि एक ही Cl दे रखा है, अच्छा हाँ उसमें 2 Cl है, मतलब इसमें एक Cl कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहां पर 2 Cl हैं जो कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब दो दो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं ऊपर, यहां पर सिर्फ एक माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें माइनस आई पावर जो है सबसे ज्यादा लगेगा ना। भाई 2 Cl है ना, Cl2, यहां पर एक ही Cl है, तो इसमें, अरे अगर हम लोग बात करते हैं CH3 CH, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, 2 Cl हुए ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो किसमें ज्यादा माइनस आई पावर लगेगा, पहले वाले में। हाँ, डेल चार्ज का अमाउंट जो भी होगा इससे ज्यादा रहेगा।
जो भी चार्ज यहाँ जनरेट होगा इससे ज़्यादा चार्ज जनरेट होगा, ये कहने का मतलब है। नोट करिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर देखो, मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे मान लो एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल का। ओजोन क्या होता है? O3। O3 को बोलते हैं ओजोन। अब इसको ध्यान सुनो। जैसे मान लो यहां पर ये ऑक्सीजन है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? क्या कोरियन कोर लगा रखा है? यहां पर देखो O3 का स्ट्रक्चर है ओजोन का। अगर आप देखोगे तो इस ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज और यहां पर क्या होगा? एक माइनस होगा। ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाए, मतलब एक ही बॉन्ड बनाया, तो एक माइनस चार्ज। जब कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद यहां पर एक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन बनाता कितना है? 2। एक बॉन्ड ज्यादा बनाया इसलिए इसके ऊपर क्या होगा? एक प्लस चार्ज है। और यहां पर इसके ऊपर एक माइनस चार्ज क्योंकि उसने एक बॉन्ड कम बनाया, तो एक माइनस चार्ज। अब उसके बाद ध्यान से देखो, ये है इसका पहला स्ट्रक्चर। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है, पाई बॉन्ड मूव करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस पर तो प्लस चार्ज बना रहेगा और यहां पर क्या हो जाएगा? ये यहां पर सिंगल चार्ज हो जाएगा माइनस, और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। आप इसको समझो, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों ऐसा? किसी भी एक स्ट्रक्चर से हम उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमको सारे स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। जब हम इन दोनों स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं कर पाते इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो एक कॉमन स्ट्रक्चर लेते हैं। इन दोनों का अगर हम लोग एक कॉमन स्ट्रक्चर ले तो क्या हो जाएगा? एक कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो दोनों में कॉमन है कि सिंगल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड जा रहा है ना। अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड बनाए ऐसे, तो एक साइड से यहां पर क्या हो रहा है? एक साइड से यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, और दूसरे साइड से यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब समझो भाई, इधर डबल बॉन्ड था पहले स्ट्रक्चर में। कट कर देगा ये। कितना इंपॉर्टेंट तुमको मालूम भी है? बकवास कर रहे हो। यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड यहां पर है और इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दूसरी साइड, राइट साइड, उसमें लेफ्ट था। तो वही बता रहा हूं कि पहले यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा डबल बॉन्ड, तब तो इधर आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है, यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, इसको बीबी बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसको बीएफ बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हाफ, और यहां पर भी क्या होता है? हाफ। सो रही है। मैंने आपको ये बोला कि हम किसी एक स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों का एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड।
रेजोनेंस हाइब्रिड, बोलो। हाफ उसका चार्ज है, हाफ उसका चार्ज है एक ऑक्सीजन पे। भाई अभी इस पर कितना है, +1 चार्ज, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का मिलाकर के कितना होगा, माइनस ऑफ करो, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। भाई एक ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट हुआ है, तो अगर ऊपर वाले के ऊपर +1 चार्ज है तो बाकी दोनों पर कितना कितना होना चाहिए, ओवरऑल -1 होना चाहिए। तो एक पे कितना आएगा, माइनस ऑफ को ऐड करोगे तो -1 आएगा ना। और सर वो डबल बॉन्ड, कौन सा, डबल बॉन्ड का क्या होगा? हाँ डबल बॉन्ड ही तो मूव कर रहा है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ध्यान सुनो मेरी बात ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पूछा रहा है रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड मूव कर रहा है ना, अरे पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां पर था, अगले स्ट्रक्चर में मूव करके यहां पर आ गया, यहां पर आया कि नहीं आया, यहां पर सिंगल हो गया। पहले वहां डबल था, अब यहां सिंगल है, डबल यहां पर आ गया, तो पाई बॉन्ड मूव कर रहा है। तो कहा गया कि भाई ये दोनों स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो इन दोनों का एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो अगर कॉमन आप बनाओगे तो पहले स्टेप में क्या था, डबल बॉन्ड यहां था, तो यहां मैंने डॉट डॉट बनाया हुआ, देखो मतलब यहां से पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में डबल बॉन्ड यहां पर है, तो मैंने यहां पर डॉट डॉट बनाया कि मतलब यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एक तरफ से ब्रेक करेगा तभी तो बनेगा ना अगली तरफ। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, मतलब दोनों का जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा रहा है तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is also known as canonical structure। इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे मान लो एक घोड़ा है और एक गधा है। घोड़ा क्या कर सकता है, बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन गधा भाग नहीं सकता। हाँ, गधा सामान को बहुत आसानी से अपने ऊपर रख सकता है ना, बहुत भारी बोझा वो ढो सकता है, लेकिन घोड़ा ढो नहीं सकता। घोड़ा भाग सकता है। लेकिन अगर इन दोनों का एक कॉमन स्ट्रक्चर लिया जाए, खच्चर क्या होता है, भाग भी सकता है, बोझा भी ढो सकता है, दोनों कर पाएगा। तो इन दोनों का एक कॉमन स्ट्रक्चर क्या लिया हमने, घोड़े का और गधे का, खच्चर। समझ रहे हो। आशी तिवारी स्टैंड अप, और तुम भी। बीबी का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, और बीएफ का, अरे भाई लिख देता हूं, तुम लोग भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बॉन्ड ब्रेकिंग, तुम लोग बोलोगे सर ने लिखा है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसको कैनोनिकल भी बोलते हैं।
एक और स्ट्रक्चर है, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग बेंजीन की बात करते हैं, यहाँ पे बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर डबल डबल और ये डबल, ये पहला इसका स्ट्रक्चर है। अगर पाई बॉन्ड का हम लोग मूवमेंट कराते हैं तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है पूरे रिंग में। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ना। ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड सिंगल, मतलब पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है इस पूरे रिंग में। इनका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। इनका अगर कॉमन स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसे क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो ये कुछ ऐसा बनता है, आप पूरे रिंग में डॉट डॉट बना दो, पूरे रिंग में डॉट डॉट, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो पूरे रिंग में मूव कर रहा है। आप देखो डबल बॉन्ड यहां पर है, अगले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां पर है, फिर डबल बॉन्ड यहां पर था, यहां पे आ गया, फिर डबल बॉन्ड यहां पर था, यहां पे आ गया। मतलब कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब डबल बॉन्ड पूरे रिंग में मूव कर रहा है। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग, मतलब पूरे रिंग में मूव करेगा वो। और इन दोनों का एक कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग डॉट डॉट से पूरे रिंग को डॉट डॉट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड पूरे रिंग में मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। माइनस रहेगा, बता रहा हूं भाई, अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बना रहा है ना, अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड रहता है तो माइनस चार्ज। हाँ, वैलेंसी के बराबर बॉन्ड कोई चार्ज नहीं, वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड प्लस चार्ज। उसकी वैलेंसी 2 थी ऑक्सीजन की, तो उसने 2 बॉन्ड बनाया है, उस पर कोई चार्ज नहीं। अगर 1 बॉन्ड बनाया तो 1 माइनस चार्ज, 3 बॉन्ड बनाया तो 1 प्लस चार्ज। उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। शायद मैंने टॉपिक वाइज अगर करवाया होगा तो आपको बताया भी होगा कि फॉर्मल चार्ज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझो कि अगर कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि अगर वैलेंसी के बराबर बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं, वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड प्लस चार्ज, वैलेंसी से कम बॉन्ड तो माइनस चार्ज। अब एक बात, मेरी बात ध्यान सुनो कि कैसे पता चले कि यहां पर रेजोनेंस है। ये तो मैंने बता दिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग थोड़ा इसमें दे नहीं रखा बट आप फिर भी जान लो टाइप ऑफ रेजोनेंस कैसा कैसा होता है। जैसे मान लो इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। कहाँ? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब डबल सिंगल अल्टरनेट करके आए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसे आ रहा है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जुगेशन। जैसे ऐसे डबल सिंगल एक के बाद एक आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और ये भी एक टाइप का क्या होता है? रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। अगर हम लोग टाइप ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं, टाइप ऑफ रेजोनेंस, तो इस बात को ध्यान से देखो। अगर कभी भी पहला केस, अगर कभी भी प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए, अगर कभी भी प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये एक के बाद एक आ जाए, प्लस सिंगल डबल, तो रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। दूसरा,
अगर यहां पे कभी भी हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, तो भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस होता है। अगर आपको लोन पेयर सिंगल एंड डबल, लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आए तो भी रेजोनेंस होता है, याद रखना। फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ, अगर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आए तो भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। डबल सिंगल डबल, वो मैंने बताया आपको पहले, कॉन्जुगेशन, सिंगल डबल सिंगल तो अल्टरनेट है ना। अगर ऐसा आता है तो भी रेजोनेंस होता है। ऑर्डर में आना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर आपको वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये सब आते हैं तो ये सब टाइप ऑफ रेजोनेंस हैं, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी अगर दिखे आपको एक के बाद एक, पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखे, रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखे, रेजोनेंस, लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखे, रेजोनेंस, ठीक है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसको रेडिकल आप बोलते हो, रेडिकल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस, वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस, ठीक है। ये सब डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये भी रेजोनेंस होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। रूल्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल है वो हम डिसाइड कैसे करते हैं? सॉरी मैंने नहीं बोला सॉरी, ये बोल रही है सॉरी। अभी सॉरी मतलब मैं ही बोलूंगी। सॉरी बोलना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ। अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखा है तो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं उसकी बात करते हैं। यहां पर देखो, जैसे सबसे पहला जो रूल है स्टेबिलिटी का वो ये है कि भाई किसी भी कंपाउंड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड। अगर आप, हाँ, पाई बॉन्ड काउंट करोगे आप, अगर किसी कंपाउंड में सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, more number of pi bond with complete octet, with complete octet। सर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ, अरे डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है ना, तो अगर आपके पास सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, विथ कंप्लीट ऑक्टेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंड, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। रूल है भाई, ठीक है। अपोजिट चार्जेस with less separation, opposite charges with less separation, ठीक है। थर्ड,
अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो मोर स्टेबल होगा, याद रखना, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट negative charge on electronegative element will be more stable, ठीक है। देखो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या होगा, ये कार्बन तो 1 डिग्री है ना, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री। उसके बाद ये कार्बन यहां भी और यहां भी 2 कार्बन से कनेक्ट है, क्या हो जाएगा। अच्छा, क्या ये भी 2 डिग्री होगा, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री होगा, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। उसके बाद ये कार्बन कैसा होगा, क्वाटर्नरी 4 डिग्री, ये डिग्री 1, ये भी 1, तो 1 डिग्री के कितने हुए, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी कितना 5, सेकेंडरी कितना 2 ही है ना, टर्सरी कितने 1, क्वाटर्नरी कितने, बस। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री ना, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री, ये इधर यहां और यहां पे। अच्छा, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये भी कितना होगा 1 2 3 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया ना। वन 2 3 4 5, तो 2 डिग्री के कितने हैं 5 एंड 3 डिग्री के, आप कनेक्टिविटी देखो ना, आप कनेक्टिविटी देखो, कोई भी कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है। जैसे ये कार्बन यहाँ पे एक ऊपर कार्बन से कनेक्ट और एक नीचे से 2 कार्बन से 2 डिग्री। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां भी कनेक्टेड है, यहां भी कनेक्टेड है और इधर भी कनेक्टेड है, 3 लोगों से ना 3 डिग्री, सिंपल सी बात है। हाँ, अगला टॉपिक है ना हाइपर कंजुगेशन, हो गया ना। एक स्ट्रक्चर देख लो, जैसे अगर कभी भी यहां पर दिख रखा है HCOO-, इसको फॉर्मेटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटायन, HCOO-। फॉर्मेटायन। अगर हम लोग यहां पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे होगा, ये माइनस चार्ज और ये लोन पेयर होता है। अब यहां पर देखो, ये माइनस चार्ज जो है वो यहां पर पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां पर आएगा ना, तो फिर कैसा होगा, HO- और डबल बॉन्ड O। आप देखोगे दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है भाई, उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है एक, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, माइनस चार्ज वाला। तो ये कैसे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोले जाएंगे,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे इसको, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मेट 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 का मतलब क्या होगा? आयन का नाम है, उस आयन को ही बोलते हैं फॉर्मेट आयन। अगर कहीं HCOO माइनस लिखा हुआ है उसको फॉर्मेट बोलते हैं। नाम है उसका, ऐसा क्यों नहीं नाम है। इसे लिखा होता है HCOONA तो उसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो कहीं नहीं हाइड्रोजन फॉर्मेट नहीं, अगर HCOO माइनस लिखा हुआ है तो उसको फॉर्मेट बोलते ही हैं। ठीक है, अगर CH3COO रहेगा उसको एसीटेट बोलते हैं। जो कुछ लगेगा उसका नाम लिखो प्लस फॉर्मेट, वो हो जाएगा। ये ना, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ रहा है तो डबल बॉन्ड बन रहा है, फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहां पे आ रहा है तो माइनस चार्ज। भाई देखो डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक माइनस चार्ज यहां पर आ गया। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, नोट करो, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, पोलैरिटी 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 प्रोड्यूस्ड इन, polarity produced in the molecule, in the molecule, in the molecule by the interaction interaction between conjugated pi bonds, conjugated pi bonds is called resonance effect or is called resonance effect or mesomeric effect, is called resonance effect or mesomeric effect। अरे मेसोमेरिक नहीं आती क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब उसके बाद ये दो टाइप का होता है, इसको आप -R और -M लिख लो, या फिर एक होता है +R और +M। दो टाइप का होगा, -R या फिर -M लिखो, दूसरा +R या फिर +M। ठीक है, अब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आपको। +R इफेक्ट या +M इफेक्ट क्या होता है वो बता रहा हूं। नोट कर लिया? देखो
देखो प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। अगर किसी ग्रुप के पास कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे जो लोन पेयर कंटेन करता है, जिसके पास लोन पेयर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट। जैसे मान लो यहां पर एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है NH2। क्या लगा हुआ है, NH2। अब नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर। बहुत ध्यान सुनना इसको। अब लोन पेयर क्या करता है कि ये लोन पेयर यहां पर एक डबल बॉन्ड बनाता है। लोन पेयर यहां पर क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 5 हो जाएंगे। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो यहां पर ये बॉन्ड जो है ब्रेक होके यहां पर आएगा, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। नाइट्रोजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं रिंग को। हाँ बोलो। नहीं देखो, वैलेंसी और कनेक्टिविटी अलग अलग होती है ना, सेम नहीं हो सकती कभी। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है उसके पास। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हुए और एक लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, उसने दिया इसलिए प्लस चार्ज होगा। समझ नहीं रहे हो, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर जब नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन के पास। कैसे, 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड ऊपर, और एक हाइड्रोजन भी होता है। बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन भी होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, C6H6 होता है ना। तो यहां पर हाइड्रोजन भी होता है 6। तो कहने का मतलब ये होगा कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। डबल बॉन्ड ही मूव कर रहा है पूरे रिंग में। देखो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा और नेगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया और ये डबल बॉन्ड यहां पर है, डबल बॉन्ड यहां पर NH2+। अब फिर से नेगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इस पाई बॉन्ड को फिर से ब्रेक होके आगे जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज NH2+। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहां पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो ये डबल बॉन्ड जो पहले से नाइट्रोजन से आया था, ये डबल बॉन्ड फिर से नाइट्रोजन के पास जाएगा। डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉन्ड फिर से नाइट्रोजन के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जब डबल बॉन्ड बन जाएगा, आप समझो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, देखो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा और ये हो जाएगा NH2। ये है इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब पाई बॉन्ड यहां से लोन पेयर स्टार्ट हुआ और पूरे रिंग में पाई बॉन्ड मूव किया, फिर से वहीं पर जा पहुंचा। इस पूरे प्रोसेस में जितने स्ट्रक्चर्स बने हैं इन सबको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां पर नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं रिंग को, इसलिए इसको बोलते हैं +m ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, जो जिसके पास कोई मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास लोन पेयर है और वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है,
उसको प्लस एम ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लस एम ग्रुप। मतलब ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। इसको हम तो लोग क्या बोलते हैं? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो दोनों पैर आता है। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन है रिंग एक्टिवेटिंग? जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन दे रहा है? NH2, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन कौन सी है? जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, देखो कहां पर है ये पोजीशन, नेगेटिव चार्ज यहां पर है ना, ये ऑर्थो पोजीशन बोली जाती है। यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये पैरा पोजीशन है, ये भी ऑर्थो है। क्या कभी पोजीशन यहां पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है क्या? मेटा, इसको बोलते हैं मेटा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो ग्रुप के बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। तो नेगेटिव चार्ज कहां पर दिख रहा है? मेटा पे दिख रहा है क्या? बताओ, मेटा पे दिखा है कभी नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज यहां पर दिख रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, और एक यहां पर दिख रहा है पैरा पोजीशन पे, और ये भी ऑर्थो ही है। तो अगर कभी पूछा रहा है कि ग्रुप के बगल वाली पोजीशन क्या बोलते हैं? ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इसको नोट करिए आप लोग।